हेलो एवरीवन। क्लास 10th के मैथ्स फार्मूला का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक सारे के सारे फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। ये है पार्ट 2, जहां पे हम चैप्टर 8 से चैप्टर 8 तक सेकेंड हाफ ऑफ द बुक मैथ्स की इसके सारे के सारे चैप्टर के सारे फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बहुत क्विकली करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन में हम अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो पहला चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहली हेडिंग आपकी बुक में यही थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है। वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिखे हुए हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज रेशियोज हमारे पास अवेलेबल है। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है? पी, बी, पी, एच, एच, बी। जब भी मैथ्स में आपके एग्जाम्स में, बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इसको आपने ड्रॉ कर लेना है कॉर्नर में। क्यों? क्योंकि ये काफी हेल्पफुल रहता है। कैसे? देखो, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, खैर ये ट्राई, ये इसमें मिट्री, इन सब में हम अभी नहीं जाएंगे, वो जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं वहां पे करते हैं। तो सिंपली जब हम इसमें डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम एंगल और हम जो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की साइड्स होते हैं उसके साथ डील करते हैं, राइट। और ये ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। थीटा के सामने जो साइड रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड रहेगी वो रहेगी हमारी हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारा बेस। तो जब हम इस थीटा के बेसिस पे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा को निकालेंगे तो वो क्या रहेगा हमारा? P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये याद कैसे करते हैं? इसमें हम एक ही ट्रिक के ऊपर स्टिक रहेंगे। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई अलग अलग तरीका बताए तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक ही तरीके के ऊपर स्टिक रहेंगे कि इसको याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ स्टूडेंट्स कैसे याद कर लेते हैं इसको? बोलते हैं पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। और हिंदी वाले कैसे याद कर लेते हैं? LALKKA, यानी कि लाला आम लाया, खाते खाते आया। खैर अभी हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से इसको याद रखेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे भाग के। ओके, सेकेंड, यहाँ से हमारे और कौन से फॉर्मूले निकलते हैं? वो निकलते हैं जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। अब इसको कैसे याद करना है? सेम यही ट्रिक जो हम कॉर्नर में बनाएंगे हर क्वेश्चन के बाद, यहां से याद हो जाएगा। देखो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा यहाँ पे बना हुआ है। ऐसे कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सिंपल। सेम हम ऐसे ही कॉसेक के लिए भी कर सकते हैं। जब हम कॉसेक की बात आएगी, अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये रही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल के बीच में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डील करेंगे। साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर उसके बाद हमें कॉस थीटा याद करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज होती हैं इनको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 1 था तो हमने पहले 1 यहाँ पे लिख लिया, फिर √3/2 60 का यहाँ पे लिख लिया, 45 डिग्री सेम टू सेम, ये 1/2 यहाँ और ये 0 यहाँ। फिर टेन थीटा कैसे निकालते हैं हम? जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और यहीं से देखो ये टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, इनके बीच में हमने अपॉन का साइन लगा देना है। यहाँ पे हमने अपॉन का साइन लगा देना है, तो 0 अपॉन 1 0, राइट। 0 अपॉन 1 मीनिंग आप 1 को डिवाइड, ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में कई सारे लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं। 1 से आप 0 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार ही तो जाएगा ना। बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि 1 अपॉन 0 है
अगर हम 1/0 रहता है तो ये नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब वन डिनोमिनेटर में होगा तो सिंपली हमारा 0 टाइम्स वो डिवाइड हो गया, 0 आ गया। इसीलिए मैंने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया। ओके, टेन थीटा ऐसे हम जितना भी निकालेंगे, यहाँ पे हमने इनको अपॉन में लिख लिया, तो 1/2 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो बच गया कितना हमारा 1/√3। ऐसे ही इनको भी डिवाइड कर लेंगे, इनको भी डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो फॉर्मूले बताए हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, कॉसेक होता है हमारा किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे इसका उल्टा कर लिया, तो हमारा कितना आ गया, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हमने 1/2 का उल्टा कर लिया तो 2, 1/√2 का उल्टा किया तो √2, राइट। तो इस तरीके से, और सेक थीटा कॉसेक कॉस का उल्टा हो जाएगा और कॉट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल रहेगी और ये इसका याद करने का तरीका था। फिर उसके बाद हमारी बुक में दिए गए हैं 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। जो हमारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां पर हमें इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी दी गई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हर किसी को याद रहता है। सेकेंड है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जो बुक में क्वेश्चन है वहां पे देखना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्जाम में भी आए हैं, वहां पे मैं आपको याद कराऊं तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमारा ऐसे 1 लिखा रहता है, तो उस 1 की जगह पे अकॉर्डिंग टू द प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इस 1 को इस तरीके से लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इस tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ भेजूंगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। या इस 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या इस 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, या इस 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा से इस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर भेज दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ मैंने ये चीज क्यों बताई, ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये तो हमें याद रहती है, लेकिन इसको क्वेश्चन में यूज करना, कहां पर हमें यूज करना है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हमें आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1। ये जो अभी हमने टेबल देखी ना, वहां पर ये था, अभी दोबारा से देख लेंगे। द वैल्यू ऑफ सेक ए और कॉसेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो ये क्या कह रहा है ना, ये बोला है देखो, जो ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा और कॉस थीटा, देखो इसकी वैल्यू कहाँ पे है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 0 तक जा रही है। कब जा रही है, जब हमारा थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, बस हमारी एंगल के लिए ये कंडीशन रहती है। ओके, और ऐसे ही सेक और कॉसेक के लिए उसने जो 5th पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि ये वैल्यू हमारी कहां से कहां तक जाएगी, 1 से 2 तक। सेक और कॉसेक के लिए 1 से लेकर 2 तक। तो 4th और 5th पॉइंट ये है हमारे, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट, कैसे लाइन ऑफ साइट क्या होती है हमारी, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और ह्यूमन हाइट। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस में रहता है जहाँ पे कई बार आंसर गलत आ जाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो लाइन ऑफ साइट से डिस्कस करते हैं। जैसे ये अगर आपकी आंख है, ओके, तो इससे आप अगर किसी, मान लो आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, ओके, आप अगर बिल्डिंग को देख रहे हो तो ये नजरों से जो आपकी ये लाइन बन रही है, ये इसके टॉप तक, जहां पर टॉप को अगर देख रहे हो तो इसे क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और इन आंखों से अगर हम स्ट्रेट लाइन सीधी ऐसे खींचें, ये लाइन हमारी क्या कहलाई जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन का कहलाई जाएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमें पता है ना, हमेशा वो ऐसी तो रहेगी, सीधे तो रहेगी, ऐसे आड़ी तिरछी तो होगी नहीं। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया हमारा, जब हमने ऐसे बिल्डिंग के टॉप को देखा और यहां से जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के बने हुए एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा एंगल होगा, अब हम खड़े हैं किसी बिल्डिंग के टॉप में, ये लाइन सीधी नहीं बनी,
अब हम खड़े हैं किसी बिल्डिंग के टॉप में, यहाँ पर, यहाँ से हमने देखा जमीन में चलती हुई किसी कार को हमने देखा। तो जब हमने जमीन में चलती हुई कार को देखा, ओके, यहाँ पे हमारी कार थी, इसको देखा हमने, यहाँ पर आइस थी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी सीधी रहेगी। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल होगा हमारा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ऐसे ही हम जब ह्यूमन हाइट को डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन हाइट हमारी कैसे रहेगी, ये वाला क्वेश्चन में रहता है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस तरीके से रहते हैं कि हमने कार को देखा, बट जिन कई केसेस में ऐसा रहेगा कि ह्यूमन हाइट मेंशन करे रहता है कि 1.5 मीटर या 1.2 मीटर एक टॉल ह्यूमन है जो जमीन पर खड़ा है, इस तरीके से, ठीक। तो अब हमें ना यहाँ पर से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लेना है, 1.2 मीटर है तो यहाँ पर हम इसकी आइस को मानेंगे। तो यहाँ से अगर हम बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे या टावर को देखेंगे तो इस तरीके से अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारा यहाँ से बनेगा। इस 1.2 मीटर को यहाँ पे हमने माइनस प्लस करना होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर 1.2 मीटर हम इस तरीके से यहाँ पर भी मान लेते हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया था। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, हमें ये सर्कल दिया गया है और इसके बगल में एक लाइन दी है, ये ना टच कर रही है लाइन इसको, ना ही इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, नो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। सर्कल है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए एक लाइन पास हो रही है, तो ये इसको बोलते हैं हम सीकेंट। टेंजेंट क्या होती है, थर्ड हमारा टेंजेंट क्या होती है, किसी सर्कल को किसी पॉइंट पे जब कोई लाइन टच करते हुए निकल जाती है, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और जहां पर ये टच करती है इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारी 10.1 थ्योरम जो हमारी बुक में दी गई है। इस थ्योरम में क्या बोलता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें पता चल गया। अब वो ये कह रहा है कि अगर किसी सर्कल में इस तरीके से कोई टेंजेंट पास हो रही है, ठीक, जहां पर ये टच कर रही है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम सर्कल की रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर होती है का मीनिंग, ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी बनेगा 90 डिग्री। ये तो हो गई थ्योरम जो हमारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हमें काम आएगी। और उसी के साथ इसमें एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, कि प्रूव करो 10.1 थ्योरम को कि ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो वो कैसे करते हैं हम जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे 1 बाय 1 हम लाइन ड्रॉ करते रहते हैं। जो सेंटर वाली लाइन होगी, हम बोलते हैं कि सेंटर वाली लाइन जो है सेंटर में, ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। अगर सबसे शॉर्टेस्ट लाइन बनी है देयरफॉर वो परपेंडिकुलर ही होगा, तभी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन बनी है। तो ऐसे करके हम इस थ्योरम को प्रूव भी कर लेते हैं। थ्योरम 10.2, इसमें द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हमारे पास ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट P, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, अगर हम यहाँ से किसी सर्कल में टेंजेंट खींचते हैं, एक टेंजेंट हमने यहाँ खींची और एक टेंजेंट हमने यहाँ खींची, 2 टेंजेंट खींच ली, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ओके। और जो अभी 10.1 थ्योरम हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इस तरीके से रेडियस को ड्रॉ कर लें तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। और ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय काम आते हैं। चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहला है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखो अगर हम इस तरीके से एक यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ किया है, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से हमने ये 2 रेडियस ड्रॉ करी है, इनके बीच का जो ये एरिया कवर्ड है ये क्या है, माइनर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और इसके जस्ट अपोजिट वाला ये हो गया हमारा क्या, मेजर सेक्टर। ऑब्वियसली ये माइनर सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर मतलब जो छोटा है, इन दोनों में छोटा यही है तो ये माइनर सेक्टर हो गया, और बड़ा वाला मेजर सेक्टर हो गया, राइट। अब इस माइनर सेक्टर के लिए अगर हम एंगल देखेंगे तो माइनर सेक्टर के लिए एंगल कितना बनेगा, ये है ना, तो ये इसको ये बन जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 360 माइनस थीटा। क्योंकि अगेन छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट कि किसी ये पॉइंट है
तो इस पॉइंट पे अगर हम पूरा एंगल देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पूरा का पूरा एंगल होगा हमारा कितना 360 डिग्री का होगा, है ना। तो 360 में से ये थीटा था तो ऊपर वाला एंगल बच गया कितना 360 माइनस थीटा। तो जब हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फिर मेजर सेक्टर के लिए देखेंगे तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि अब हम मेजर सेक्टर के लिए एंगल हमारा ये हो गया ना, तो थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा और अपॉन में डिनोमिनेटर में सेम इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो जब हमने आर्क की बात करी, जब हमने एरिया की बात करी तो हमने सर्कल के एरिया के साथ डील किया, मल्टीप्लाई किया। जब हम आर्क की बात कर रहे हैं तो हम सर्कमफेरेंस के साथ डील कर रहे हैं। ये सर्कल है और हमसे पूछा उसने कि माइनर आर्क, माइनर आर्क मींस ये वाली आर्क, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लें, ये माइनर आर्क हो गई। तो ये आर्क किसका किसका हिस्सा है, इस सर्कमफेरेंस का हिस्सा है। तो जब हमने आर्क की बात करी तो एंगल तो हमारा सेम रहा थीटा ऑन 360, ये वाला एंगल थीटा, और सर्कमफेरेंस के साथ डील कर रहे थे तो हमने 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। ना किसी से दुश्मनी ना किसी से प्यार, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। ये एक ट्रिक है जो बच्चों को छोटी क्लास में इस तरीके से याद करवाया जाता है। ओके, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर आर्क। जब हम लेंथ ऑफ मेजर आर्क की बात करेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क एंगल चेंज हो गया 360 माइनस थीटा, क्योंकि अब हम इस वाले आर्क की बात करें तो इस वाले आर्क के लिए एंगल 360 माइनस थीटा, तो वही चीज लिखी हुई है एंड अगेन पेरीमीटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, ये एक कॉर्ड ए बी हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है। इसको ड्रॉ करते ही जो ये ऊपर वाला एरिया है ये मेजर सेगमेंट, और जो ये नीचे वाला एरिया है ए बी लाइन के नीचे तो ये माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब हम देखेंगे तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला माइनर सेगमेंट वाला एरिया निकल के आ गया। देन अच्छा, हम सेक्टर उसकी बात करें ना, सेगमेंट की बात करें, सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमें सेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करा। इस सेक्टर के एरिया में से हमें माइनस करना पड़ेगा इस वाले ट्रायंगल को। इसको येलो कलर से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये पूरा सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब जब हमसे पूछेगा कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये है हमारा माइनर सेगमेंट, हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस इस वाले एरिया को उसमें से माइनस कर दिया हमने, हटा दिया, तो ये एरिया में निकल के आ गया। वही चीज यहाँ पे लिखी है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एक्स्ट्रा में कुछ कुछ फॉर्मूले अगर याद ना हो तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस बोले या पेरीमीटर बोले वो होता है हमारा 2 पाई आर, और डायमीटर के टर्म्स में बोले तो पाई इंटू डी होता है, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है 2r होता है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है हमारी साइड है, तीनों साइड इक्वल होती हैं जिस ट्रायंगल की, तो ये ए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की दूसरी खासियत ये सारे एंगल भी इक्वल होंगे और 60 डिग्री के होंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा हमारा 1/2 इंटू बी इंटू एच। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या रहेगा,
ये देखो इसमें बुक में हमारे डायग्राम बने थे ना, बेसिकली हमें इन्हीं सब के साथ डील करना होता है कि हमारे पास एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, या हमारे पास एक कोन है, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर, और ये स्फीयर, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। स्फीयर मीन्स जैसे आप फुटबॉल, इसका एग्जाम्पल हो गया, ऐसी लेदर की बॉल, क्रिकेट बॉल जितनी भी होती हैं वो सब के सब हमारे स्फीयर के एग्जाम्पल है। सबसे पहला पॉइंट, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA एंड लेटरल सरफेस एरिया LSA आर सेम। ये ना, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे पढ़ के ले गए कर्व्ड सरफेस एरिया पे क्वेश्चन पढ़ के ले गए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। एग्जाम में उसने लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया कि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमें निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। अगर आप दोनों भी निकाल के आ जाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फिर भी टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सेम होते हैं। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब में CSA इक्वल टू, क्यूब यानी कि जब ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, और स्क्वायर को मिला मिला के हमने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। क्यूब से आप खेलते हो ना, जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं 6, उनको आप मिला के बनाते हो, तो वही चीज़ है ये क्यूब। तो क्यूब का CSA देखेंगे हम तो वो होता है कितना, 4A स्क्वायर। और CSA मीनिंग क्या है, ये जो हम साइड साइड से कवर करेंगे, ठीक है, इस साइड साइड का, इसमें हम टेरेस को और फ्लोर को, जमीन को और छत को छोड़ देंगे, उसके अलावा जो चारों साइड का एरिया है वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में आ जाएगा। सेकेंड है हमारा TSA। अब TSA में हम छत को भी ले लेंगे और फ्लोर को भी ले लेंगे, और उसके साथ हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने सारे एरियाज ले लिए, इसलिए 6A स्क्वायर। वॉल्यूम A क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। हमने ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो वहां से बन गया हमारा क्या, A क्यूब। A, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों A थे, इसलिए ये A क्यूब बन गया। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। उसके बाद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे मिलके बना होगा, क्यूबॉइड मिलके बना है हमारा किससे, रेक्टेंगल से। जैसे हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर से मिलके बना है। तो जो हमारे पैकिंग वाले बॉक्स होते हैं ना कई सारे, वो ऐसे क्यूबॉइड की शेप में होते हैं। तो ये लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया और हाइट हो गया। तो अब इसमें क्या है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में क्या है, इसमें तीनों सेम नहीं है, इसमें सब अलग अलग है, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दो हमारे एल लेंथ होती हैं, दो हमारी ब्रेड्थ होती हैं, तो हमने L2 को कॉमन ले गया और उसके बाद हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और वॉल्यूम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे सेम सेम नहीं है, इसलिए एल इंटू बी इंटू एच ही रहा। फिर हम सिलेंडर में आ गए, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो हम उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। सिंपली हम इसे कैसे देख लेते हैं, जैसे हमने इसके बॉटम को देखा, तो ये बॉटम में इस तरीके का जो भी है ये बना हुआ है, ये सर्कल के शेप का है, यानी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। इस 2 पाई आर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड से, तो हमारा क्या निकल गया, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाली चीज हमारी निकल के आ गई। टोटल सरफेस एरिया को देखा तो हमने उसमें क्या रहेगा, 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास क्या बन गया, 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ से बच गया, 1 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ से ले लिया। क्यों, टोटल में टेरेस को और फ्लोर को हम दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेके 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, याद करने के लिए थोड़ा सिंपल हो गया फॉर्मूला, यहाँ से TSA बन गया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, वही पाई आर स्क्वायर, ये इसका पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया सिलेंडर का। ये फॉर्मूले जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, तब बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किसका है, तो इसको बार बार लिखना पड़ता है। 8 से 10 बार अगर आप इसको लिख लो तो उसके बाद ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं, और बेसिक चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पढ़ के और आसान हो जाता है इसको याद करना। जैसे अभी यहाँ पे देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे जो कोन है इसका वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सेम है। इसका मीनिंग क्या है, जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं ना, तो ये जैसे अगर कोन है, तो इस कोन के अंदर से सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर से हम जब ये कोन की कटिंग करते हैं, तो जो कोन होता है ना, ये 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है।
ठीक है, तो ये वही चीज लिखी है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये इस तरीके से याद किया जाता है, दोनों को साथ साथ याद किया तो जल्दी याद हो जाता है। और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। और एल को हम हाइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एल को क्या बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि क्या, जो तिरछी वाली लेंथ है ना, तिरछी वाली लेंथ को बोलते हैं हम क्या, स्लैंट हाइट। और वॉल्यूम, अगेन वो वॉल्यूम मैंने यहाँ से बता ही दिया कि 1/3 ऑफ सिलेंडर। और स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिखा है लेकिन ये है क्या चीज, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। स्लैंट हाइट यानी कि ये निकाल ले हम हाइपोटेनियस, देखो 90 डिग्री हो गया, ये बेस है और ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है। और ये बेस को हमने आर बोला है, परपेंडिकुलर को एच बोला है और हाइपोटेनियस को एल बोला है, तो ये वही चीज है, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर उसके बाद स्पेयर, स्पेयर यानी कि फुटबॉल, क्रिकेट की कोई भी बॉल। देखो मैंने टीएसए में क्वेश्चन मार्क, सीएसए में मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि जब हम स्पेयर की बात करते हैं तो इसमें तो टेरेस है ही नहीं, क्योंकि ये चारों साइड से राउंड है, चारों साइड से राउंड है, किसी भी एंगल से देखोगे राउंड है। तो इसमें ना टेरेस है ना इसमें छत है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टीएसए ही निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। सीएसए होता नहीं है, बाई चांस अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सीएसए निकालो स्फीयर का, तो हमें टीएसए ही निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, और वो होता है 4πr²। नेक्स्ट वॉल्यूम 4/3πr³। हेमीस्फीयर, हेमी का मतलब क्या हो गया, इस स्फीयर का अगर हम हाफ कर देंगे तो वो हेमीस्फीयर हो गया। जैसे हमने इसको बीच से कट कर दिया, इस वाले स्फीयर को हमने बीच से कट कर दिया, फुटबॉल को हमने बीच से कट कर दिया, तो फुटबॉल इस तरीके से दिखाई देगी, एक बाउल के शेप की, कटोरे के शेप की दिखाई देगी, राइट। तो CSA 2πr²। क्यों, अब कर्व्ड सरफेस एरिया हम इतना ही देखेंगे, है ना, क्योंकि अब तो छत आ गई यहाँ पे, तो छत को नहीं लेना है हमने। कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे हेमीस्फीयर का पूछा तो ये साइड साइड से, ये हो गया हमारा 2πr², हाफ कर दिया, ये 4πr² था, इसका हाफ किया तो हाफ करते कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो वही चीज है इसका CSA। टोटल सरफेस एरिया जैसी इसकी बात करेंगे तो अब इसमें छत आ चुकी है, तो अब ये 2 के साथ एक ये भी ऐड हो गया, तो 3πr²। और वॉल्यूम ऊपर वाले का अगेन हाफ कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3πr³। ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज होंगे कहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं ये वहाँ पर यूज होते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहता है, किस किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास एक टैबलेट होती है, जैसे ही वो टैबलेट बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ टैबलेट ऐसी होगी, एक साइड से उसमें सिलेंडर बना होगा और दूसरी साइड से उसमें इस तरीके से हेमीस्फीयर बना रहेगा, है ना। या फिर ऐसे हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से कोन लगा हुआ है, तो हमें क्या बताना होता है, पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है, लैंग्वेज समझ के हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें हमें CSA निकालना है या TSA निकालना है, फिर हम ध्यान से उसका CSA TSA या वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन सॉलिड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा इस तरीके से हमें एक साथ मिलाना है इन डायग्राम्स को, इन जो 3D हमारे शेप्स होते हैं, 2D शेप्स होते हैं, इनको हमें साथ में मिलाना है और उसके बाद हमें उनका सरफेस एरिया निकालना है, उनका वॉल्यूम निकालना है। वैसे ज़्यादातर हम सरफेस एरिया के साथ ही डील करेंगे। फिर है हमारा 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले इसमें क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स मतलब हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। जैसे हम टेबल वगैरह बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर हैं, तो उनसे रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, उस एवरेज का ही एक दूसरा नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन। तो ये उसका मैथमेटिकल टर्म है कि x बार इक्वल टू समेशन n i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे उनका सम कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। फिर सेकेंड है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अभी ये टेबल दिखाऊंगा मैं तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में, तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सबसे पहले है मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ऊपर वाला जो मीन बताया था ना, वो होता है हमारा 9th क्लास में। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देता है, अगर पूछ दिया तो उस केस में वो वहां पे काम आ जाता है। उस केस में तो वो मीन और मीन मोड ये सारी चीजें भी पूछता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में।
तो मीन निकालने के 10th क्लास के कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक है हमारा डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, वो है हमारा x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एज्यूम्ड मीन, यस हम इसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लीकेशन बाई h। h क्या होता है? क्लास साइज होता है, a होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। फिर उसके बाद मोड निकालना है। मोड से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कई बार आ जाता है ना, इस तरीके से दे देता हूँ ऐसे 2 1 3 2 2 5, तो बोलेगा कि मोड, इसमें बताओ कि मोड क्या होगा। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ रहेगा ना, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, वो होता है हमारा क्या? मोड। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1-2 बार आया है तो बता दिया। खैर, हमें डेटा के साथ कैसे मोड कैसे निकालना है? मोड इक्वल टू स्मॉल एल यानी कि लोअर लिमिट प्लस बड़ा सा ब्रैकेट f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच यानी कि क्लास साइज। और ऐसे ही हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या? स्मॉल एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और उसके बाद है हमारा क्या? 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। हो गया? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इनके एग्जांपल को देखने के लिए। देखो मीन निकालने का एग्जांपल कैसे दिया है। पहली मेथड हमारी डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, शॉर्ट में हम CI लिखते हैं, बार बार हम क्लास इंटरवल नहीं लिखते हैं। तो ये क्या दे रखा है? हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 10 to 25, 25 to 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इस क्लास इंटरवल में 2 बच्चे, इस क्लास इंटरवल में 3 स्टूडेंट, है ना। तो इस तरीके से हमें एफ फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीज़ें दे दी। अब क्लास मार्क जो अभी बताया मैंने फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये जो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, 10 प्लस 25 हम करेंगे अपॉन 2 करेंगे, तो यहां से निकल के आ जाएगा 17.5। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे 32.5 आ जाएगा। सेम यहां से यहां तक हमने सबके क्लास मार्क निकाल के यहाँ पे दे दिए। उसके बाद FI XI वाली टेबल बनती है, यानी कि यहाँ पर जो हमने XI निकाला है, क्लास मार्क निकाला है, और जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। FI इंटू XI कर रहे हैं, ये FI इंटू XI, FI इंटू XI, FI इंटू XI, तो इक्वल टू करके जो चीज आ रही है नेक्स्ट लाइन में, टेबल की नेक्स्ट रो में, हम इसको 1 बाई 1 हमने सारा का सारा लिख लिया। फिर उसके बाद समेशन ऑफ FI निकाला हमने, समेशन ऑफ FI आया हमारा 30, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? NB बोलते हैं। और ऐसी समेशन ऑफ FI XI जो लास्ट वाली बची है, उसको हमने यहाँ पे आके लिख दिया। उसके बाद हमने मीन निकाल दिया। मीन का सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, FI XI अपॉन FI, तो वो यहाँ पे वैल्यू रख के हमने यहाँ से मीन फाइंड आउट कर दिया। तो ये होती है हमारी एज्यूम्ड मीन मेथड, सबसे सिंपल मेथड, मतलब ये होती है हमारी डायरेक्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड। फिर उसके बाद सेकेंड है हमारी एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें भी अगेन देखो सेम डेटा ले रखा है, क्लास इंटरवल, यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल हो गए। FI यानी कि क्या बताया था मैंने अभी? फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। उसके बाद XI निकालेंगे हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से हमारा ये निकल के आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म एज्यूम्ड मीन मेथड में नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट कॉलम बनता है, ये नेक्स्ट कॉलम कैसे बनता है? इससे DI इक्वल टू XI माइनस A। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ये XI माइनस 47.5 लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है DI इक्वल टू XI माइनस A। अब ये A क्या होता है? यही A होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। इस A को बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन, जिसके नाम पर इस मेथड का नाम पड़ा है। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन। अब ये क्या होता है ना, हम सेंटर की किसी वैल्यू को उठा के ले लेते हैं। तो मैंने सेंटर की किसी वैल्यू को उठा के ले लिया, यहाँ पे देखो 47.5 को ले लिया मैंने, कहाँ गया? ये रहा 47.5, इसको मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया A। तो यहाँ पे DI XI माइनस A की जगह पे मैंने डायरेक्ट 47.5 लिख दिया। यानी कि अब ये जितने भी XI आए हैं ना 17.5, इसमें से मैंने माइनस किया किसको? 47.5 को माइनस किया, तो इक्वल टू मेरा कितना निकल के आ गया? 30। सेम इसके लिए भी मैंने 47.5 माइनस किया, इतना 47.5 में से इसी को माइनस किया तो 0, क्योंकि एज्यूम्ड मीन यही है, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं हम ना। तो इस तरीके से टेबल बन जाती है हमारी। फिर उसके बाद अब हम FI XI ना करके FI DI करते हैं। -60 -45, मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
इस एफ आई को और जो अभी नया डी आई निकल के आया इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ से इस तरीके से आंसर निकल के आ गया, ये टेबल बन गई। फिर उसके बाद हम इस पूरे को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी का तो हमने ऐड कर लिया, अब हम इसको ऐड कैसे करते हैं, इसको ऐड करने का तरीका ये होता है, जितने भी माइनस वाले होते हैं ना सबसे पहले हम इनको साथ में ऐड करते हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं इनको हम साथ में ऐड करते हैं। तो यहाँ से एफ आई डी आई निकल के आ गया 435, एफ आई निकल के आ गया 30। बस उसके बाद हमने फॉर्मूले में अगेन अप्लाई कर दिया, एक्स बार इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई समेशन ऑफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 62। ये मीन निकालने की दूसरी मेथड है जिसको बोलते हैं हम क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड मेथड है हमारी स्टेप डिविजन मेथड। स्टेप डिविजन मेथड में अगेन वही सेम डेटा, क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद हम एक्स आई निकालेंगे, फिर हम डी आई निकालेंगे। डी आई निकालते समय अगेन ये ए क्या हो जाएगा हमारा, एज्यूम्ड मीन 47.5 को माना है हमने ए, तो ये मान दिया ए, यहाँ से एज्यूम्ड मीन आ गया। उसके बाद अब हम एफ आई डी आई नहीं करते, यहाँ पे हम एफ आई यू आई करते हैं। और यू आई कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच क्या है, क्लास इंटरवल में जो इनके बीच का डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं क्या, एच। तो यहाँ से एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसमें हम जितने भी टेबल के वो हैं, ये जितने भी टेबल में नंबर्स हमारे निकल के आए हैं, 1 बाई 1 हम इस फॉर्मूले में रख के सबको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एफ आई इंटू यू आई करेंगे, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाली टेबल के साथ, और इस वाली टेबल के साथ करके हमें एफ आई यू आई मिल जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें माइनस वाला को एक साथ पहले ऐड करेंगे, फिर प्लस वालों को फिर साथ में कैलकुलेट करके यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकल के आ गया। अब हमारा मीन निकल गया यहाँ से, मीन एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो यहाँ से हमारा मीन निकल के आ गया कितना, 62। तो ये 3 की 3 मेथड हमने देख ली किस तरीके से हमें करना होता है। उसके बाद होता है हमारा मोड। मोड में क्या है, फैमिली साइज, बेसिकली एक तरीके से क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें हमें मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सी होती है, हम यहाँ पे इस टेबल को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को देखेंगे। फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी 7 8 2 2 1, देखो सबसे ज़्यादा बार 8 आया है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इस क्लास को हम मान लेते हैं मॉडल क्लास। और जो ये 3 हो जाएगा क्लास इंटरवल, ये स्मॉल एल लोअर लिमिट हो जाएगा। और हाइट डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 3 वो हो जाएगा हमारा 2। 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो इक्वल टू ये हाइट आ जाएगी, एच निकल के आ जाएगा। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम मान लेते हैं F1, इससे एक प्रीसीडिंग F0 और इसके एक बाद वाला F2। सारी की सारी चीजें मिल गई। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं कि मोड इक्वल टू स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, सारी की सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ से हमारा मोड निकल के आ जाता है। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड में अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, मीन हो गया, मोड हो गया, और अब हम देखते हैं मीडियन कैसे निकालेंगे। तो सेम टू सेम चीज है, क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम सबसे इसमें एक ही चीज, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे 6 है तो ये 6 रहेगा, 6 + 4 10, 10 11 21, इस तरीके से हम ऐड करते रहेंगे। जो भी यहाँ पे आता है उसको इसके साथ ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो ये समेशन ऑफ एफ जो होता है इसी को क्या बोलते हैं बताया था मैंने, एन, यही हमारा एन होता है। तो यहाँ पे n/2 निकाल लेंगे, जो भी ये समेशन एफ आई है यहाँ से n/2 निकल के आ जाएगा। और ये सी एफ कौन सा होता है, जो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट एक पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नंबर होता है इसे हम सी एफ मान लेते हैं। यानी कि सी एफ कितना होगा हमारा 10, और फ्रीक्वेंसी लेंगे हम कौन सी 11, और n/2 इन फ्रीक्वेंसीज का जो सम निकल के आएगा यहाँ पे n/2 उसका हाफ कर देंगे। स्मॉल एल कौन सा हो जाएगा, यही फ्रीक्वेंसी में जो मीडियन क्लास मानेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को, तो स्मॉल एल हो जाएगा हमारा क्या 5। तो सारी चीजें मिल गई, एच भी मिल गया हमें, डिफरेंस कितना 2 यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमारा मीडियन भी निकल के आ जाएगा। लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। किसी चीज के होने की जो संभावना है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट, क्या ये घटना होगा ही होगा, उसे होगा या नहीं होगा, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी फॉर्मूला देख लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, पीई। इस तरीके से हम पीई से डिनोट करते हैं, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को हम पीई बोलते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। सेकेंड है हमारा पी ई बार, के ऊपर बार लगा है तो इसको हम पढ़ते कैसे, पी नॉट ई वो पढ़ से पढ़ते हैं, यानी कि किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये होती है हमारी 1 माइनस पीई। और इस पी नॉट ई को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। कई बार वो ऐसे नहीं बोलता है कि एग्जाम में कि पी नॉट ई निकालो, ऐसे नहीं बोलेगा, बस लैंग्वेज में बोल देगा कि क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालो। तो इसका मतलब आप हमने क्या कैलकुलेट करना है, पी नॉट ई को कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसको मैंने याद करने का क्या तरीका बताया है, इसको ऐसे याद करना है बोल के, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम कितना होता है, 1 होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अगर। अगर कोई इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, कि मतलब वो किसी चीज के होने की चांसेस अगर हमारे कितने हैं, इम्पॉसिबल है, कि वो होनी ही नहीं है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब कोई चीज हो ही नहीं रही है तो प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई। श्योर इवेंट, अगर कोई इवेंट होना ही होना है, होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। जैसे हम क्या एग्जांपल लेते हैं हम कॉइन का, एक ऐसा कॉइन उठा लो जिसके दोनों साइड हेड है, और फिर उसके बाद तुमने उसको टॉस किया। अब मैंने क्वेश्चन में पूछा कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये क्या हो गया, श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि किसी भी साइड गिरे, हाँ दोनों साइड आएगा क्या, हमारा हेड ही आएगा, तो ये क्या हो गया, श्योर इवेंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 और 1 से छोटी होती है। मीनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ना 1 से बड़ी होगी ना 0 से छोटी होगी, माइनस में नहीं होगी। Sixth point, an event having only one outcome is called elementary event. The sum of the probability of all the elementary event of an experiment is 1. 2025 में यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, जो आपकी बुक में समरी लिखे रहती है ना, वहां पर ये समरी में लिखा हुआ है, और ये आपसे 2025 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, 1 होता है। बेसिकली एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे इवेंट होते हैं जिनके आउटकम्स हमारे अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं फिलहाल के लिए 10th क्लास में, तो उसके आउटकम हमारे क्या रहते हैं, सिंपल सिंपल आउटकम होंगे। जैसे कि एक हमारा कॉइन है, ठीक है, जब हम कॉइन को हम टॉस करेंगे, या तो हमें हेड मिलेगा या तो हमें टेल मिलेगा, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ये हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो गई, ये हो गए हमारे एलिमेंट्री इवेंट, मतलब बेसिक इवेंट, सिंपल सिंपल इवेंट, उन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट। अब ये देखो कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 50% चांस है। 1/2 है टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कर देंगे, 1/2 + 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो समझ गए ना, तो ये होते हैं हमारी एलिमेंट्री इवेंट, और एलिमेंट्री इवेंट का जब हम सम करते हैं वो निकल के आता है कितना, 1। 7 ये कुछ नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम, ये क्वेश्चन के अंदर था, ये वर्ड क्वेश्चन के अंदर था, तो कई सारे बच्चे वहां पर, स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इक्वली लाइकली आउटकम हम किसे बोलते हैं, जब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। अगेन अगर हम कॉइन के एग्जांपल से लेंगे, जब हम कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50-50% है, चांसेस हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इवेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इक्वली लाइटली आउटकम। तो इतने ही हमारे फॉर्मूले हैं। एक चीज और इसमें रह गई, वो है हमारा कार्ड्स। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया है, इसे अपने पास नोट्स में बना लेना। कार्ड्स बेसिकली हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 26 होते हैं रेड कार्ड, 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। और स्वीट कितने होते हैं, स्वीट होते हैं हमारे पास 4। वो होते हैं कौन कौन से, डायमंड, हार्ट्स, स्पेड और क्लब्स। ये ठीक से ऐसे बन नहीं रहा था, या तो कार्ड्स देख लेना, नहीं तो मैं दिखा दूंगा, और नहीं तो इस तरीके से होता है स्पेड, और इस तरीके से होता है हमारा क्लब, राइट। अब इसको हम फुल करके देखते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, तभी ये हमारा सारा का सारा एक साथ दिखेगा। थोड़ा सा और,
चलो इतना बहुत है। ओके, तो देखो 22 कार्ड्स थे, 26 रेड 26 ब्लैक थे। फिर उसके बाद उसमें भी रेड कौन से होते हैं, डायमंड और हार्ट वाले हमारे क्या हो गए रेड, जो इस साइड वाले हैं ये रेड कार्ड हो गए। और ये भी कितने होते हैं 13 13। अब काउंट करो, देखो 1 2 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 11th कार्ड, 12th कार्ड और 13th कार्ड। तो ये लिखा है ना 13 13 कार्ड होते हैं, तो ऐसे ही सबके लिए हो गया। लेकिन और 1 की जगह पे क्या है, देखो फर्स्ट कार्ड की जगह पे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और 11 12 13 की जगह पे जे के क्यू होता है। गॉट इट। सेम टू सेम ऐसा ही हार्ट्स के लिए, फिर उसके बाद ब्लैक कलर में जो स्पेड है और ब्लैक कलर में जो हमारे क्लब्स हैं सेम टू सेम, उसके लिए भी सेम टू सेम हो गया। ठीक है, याद करने का बहुत ही ईजी एग्जाम, ईजी हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये बॉक्स क्यों ड्रॉ कर रखा है, इन्हें काउंट करो कितने हो गए, 3 3 3 3। टोटल कार्ड कितने हो गए 12 कार्ड। और जो ये टोटल 12 कार्ड है ना, इन्हें बोलते हैं हम क्या, फेस कार्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन में वो पूछता है कि कितने फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12 फेस कार्ड हो गए। अगर वो पूछे हमसे क्वेश्चन में कि टोटल रेड कलर के कितने फेस कार्ड्स होते हैं, तो वो होंगे हमारे पास कितने 6। देखो यहाँ पे इतने अच्छे से ड्रॉ कर रखा है मैंने, बना रखा है। तो 6 कार्ड्स, रेड 6 कार्ड बोले, कितने रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं, तो 6 हो गए। ऐसे ही ब्लैक कलर के कितने होते हैं, तो वो भी 6 हो गए, है ना। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद कर लेना। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑफलाइन वाले बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत हेल्प हुई थी, तुम भी ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। ओके हाँ, अच्छा इसमें एक चीज और, जो ये ए वाला कार्ड है ना, इसको क्या बोलते हैं, हम एस बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बस यही सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये डायमंड कलर का एस आने की, रेड कलर के एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को बना के देते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे के सारा हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया चैप्टर लेकर 7 से चैप्टर लेकर प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री से लेकर प्रोबेबिलिटी तक सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और हमने कार्ड्स को भी डिस्कस किया जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे अभी अब कंप्लीट होते हैं पार्ट 2 में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे।